हेलो एवरीबॉडी, आज का इंडेस है इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो नॉन करेंट असेट का इंडेस में ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा इंडेस है। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग स्क्रीन देखते रहिएगा। पहला पैराग्राफ है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, हम लोग किसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे। 1, लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, मीन्स ईदर लैंड और बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग। 2, हम लोग इसलिए होल्ड करेंगे उसको कि या तो हम लोगों को रेंटल इनकम हो या कैपिटल अप्रिसिएशन हो या दोनों। मतलब बेसिकली एन असेट विच इज एक्वायर्ड एंड हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ, वी कॉल दैट पर्टिकुलर असेट एज आवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर ऐसा है तभी इंडेस 40 विल बिकम एप्लीकेबल। सो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ऑल्सो। हाँ, अब यहां देखो, अगर हमारे पास कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, कोई कंप्यूटर्स है, अगर उसको मैंने रेंटल वगैरह के लिए होल्ड करके रखा, मैं किसी को भाड़े पे दूंगा, दैट कैन नॉट बी आवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट हैज टू बी क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने के लिए रियल एस्टेट का होना जरूरी है। सेकेंड पैराग्राफ है छोटा सा, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं ना, उसके लिए ये एक सिनोनिम है। मतलब आप ये बोल दो, इट इज अनदर नेम फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अगर कई बार मैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वर्ड यूज करूं, घबराना मत, ये वो फिक्स्ड असेट है, ये वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसका अकाउंटिंग इंडेस 16 से आप लोग किया करते हो। नाउ अगर मेरे पास थर्ड पैरा, अगर मेरे पास कोई रियल एस्टेट है और वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखा हुआ है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम डीएलएफ हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप हैं, ट्रंप टावर बना करके बेचते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई रियल एस्टेट स्टॉक इन ट्रेड है तो वो इन्वेंट्री की तरह डिस्कस होगा, इंडेस 2 विल बिकम एप्लीकेबल। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो सर खाली लैंड एंड बिल्डिंग होना इनफ नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ। द पर्पज ऑफ होल्डिंग द एसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आया बात कि अगर मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, रियल एस्टेट है, और मैंने उसको हेल्ड फॉर सेल बोल के क्लासिफाई कर रखा है। किसको बोलते हैं हेल्ड फॉर सेल? इंडेस 105 में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। एक ऐसा असेट जिसके कैरिंग अमाउंट को हम यूज करके नहीं बल्कि बेच करके रिकवर करेंगे। और अगर हमने उसको डाल दिया कि भाई हम विद इन 1 ईयर उसको बेचने वाले हैं, और वो उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में हम उसको बेचने वाले हैं, तो हम उसको हेल्ड फॉर सेल असेट बोलते हैं। इंडेस 105 एप्लीकेबल होता है। इंडेस 105 की प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, वो इंडेस 105 में पढ़ेंगे। बट अगर कोई रियल एस्टेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, देन इट इज इंडेस 105, नो मोर इंडेस 40 will become applicable. And then what will happen? Please, Index 105 will tell you what will happen on the date of that classification. उसके बाद क्या क्या होगा वो इंडेस 105 बोलेगा। Once the real estate will be classified as held for sale, Index 105 will take care of the entire accounting process. Index 40 साइड चल जाएगा। तो सर इंडेस 40 फिर कब तक एप्लीकेबल रहेगा? आंसर इज 1, अगर मेरी एसेट इज हेल्ड, रियल एस्टेट हेल्ड फॉर रेंटल, कैपिटल अप्रिसिएशन और बोथ, तो इंडेस 40 एप्लीकेबल होगा। और जब तक ये कंडीशन रहेगा, जब तक वो असेट वैसा रहेगा, हमारे ऊपर इंडेस 40 एप्लीकेबल रहेगा। आगे अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो पहली बार बुक्स में कैसे लिखना है, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है? आंसर इज एट कॉस्ट। आंसर इज एट कॉस्ट। और सर कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? एक लाइन बोलता हूं, याद आएगा आपको। Include all those costs which have been incurred to bring the asset to the location and condition ready to operate in the manner as intended by the management. तो कहने का मतलब है असेट को रेडी बोल देता हूं, क्योंकि रेडी फॉर यूज बोलते ही इंडेस 16 आ जाएगा। तो रेडी फॉर गिविंग रेंटल बोल दो। तो असेट को रेडी करने तक मेरा जो जो खर्चा इनकर होगा उस असेट के पीछे, हम उसको
कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये प्रिंसिपल आप लोगों ने इंड एस 16 में भी पढ़ा है, ये सेम प्रिंसिपल इंड एस 40 का है। कॉस्ट का कोई भी कहानी इंड एस 40 में इंड एस 16 से अलग नहीं है। सो जो प्रिंसिपल इंड एस 16 में पढ़े थे वो इंड एस 40 में एप्लीकेबल है। मैं पढ़ता हूं, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी will initially be recognized at cost. The cost will be determined by using the same principles as discussed in Ind AS 16. So I don't think और हम लोगों को उस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। अब आइए नेक्स्ट पेज में चलता हूं मैं। कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, बहुत इजी से। थोड़ा सा स्क्रीन रेडी करता हूं आपके लिए। आइए, नाउ कम्स पैराग्राफ नंबर 6। क्या कहता है? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रखा है पार्क स्ट्रीट में, एक बहुत बड़ा ऑफिस है 4000 स्क्वायर फीट का, मैंने 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। सब कुछ मिला जुला करके रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह करके 3 करोड़ रुपया हेल्ड फॉर रेंटल एंड कैपिटल अप्रिसिएशन है। पहली बार मैंने कॉस्ट पे मेजर कर लिया और मान लो मेरा कॉस्ट है 4 करोड़ रुपया। अब क्या करना है? आंसर इज एट ईच सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल एज डिस्कस्ड इन इंड एस 16। आपको याद होगा इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए 2 ऑप्शन देता है, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। इंड एस 40 बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए ओनली कॉस्ट मॉडल इज रेलेवेंट, रिवैल्यूएशन मॉडल विल नॉट बी एप्लीकेबल। लिखा है मैंने, देखो, रिवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट अलाउड। आइए नेक्स्ट पैरा, बहुत सिंपल है। आइए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं कि ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे मेजर करेंगे, सब्सिक्वेंटली हम उस पे, कॉस्ट मॉडल बोलता है कि उसको डिप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट करना है। इंपेयरमेंट का बात हम अलग से करेंगे, अभी आप ये सोचो कि उसको डिप्रिसिएशन करते रहना है, बिकॉज कॉस्ट मॉडल सेज द एसेट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड सब्सिक्वेंटली एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। नाउ पैरा 7 इंड एस 40 का हमें यह कहता है कि हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोजर में जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। At each reporting date, the entity is required to find the fair value of the investment property and disclose it in the notes on accounts. तो बैलेंस शीट में हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करके कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे लिखते जाएंगे, नोट्स ऑन अकाउंट्स में हम उस असेट का फेयर वैल्यू दिखाते जाएंगे। पर्पस सिर्फ यही है कि क्योंकि हमको कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए भी उस असेट को मैंने रखा है, तो दाम जो बढ़ रहा है गिर रहा है उसका भी मुझे पता होना चाहिए। एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। आगे कि सर अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ईयर एंड, मान लो फर्स्ट ईयर एंड है, हम लोग फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं, फेयर वैल्यू मत डिस्क्लोज करो, लेकिन ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दो कि भाई हमने इसका फेयर वैल्यू डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि इसका फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2025 डिटर्मिनेबल नहीं है। वेरी सिंपल। नाउ कम्स पैरा 8। ये पूछता है कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कैसे होगा? इंड एस 40 का बोलना है कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज नहीं है, तो उसका जो वैल्यू इन यूज, आपने इंड एस इंपेयरमेंट वाले इंड एस में 36 नंबर में आपने रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट में वैल्यू इन यूज वर्ड सुना होगा। क्योंकि हम उस असेट को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंपेयरमेंट अकाउंटिंग नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में और आपको रियल लाइफ में ये क्लियर पता चल जाए कि इस असेट से आपके पास, जैसे मेरे पास वो पार्क स्ट्रीट वाली असेट है, मान लो बैलेंस शीट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 3.2 करोड़ में लिखी हुई है। अब मुझे लगता है कि ना आई कांट रिकवर मोर देन 1.7 करोड़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर असेट, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना से ज्यादा मेरा रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें? द आंसर इज इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कर दो, लॉस को P&L में डाल दो। क्योंकि वैल्यू इन यूज डिटरमाइन नहीं कर पाए वो सच है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो को वैल्यू इन यूज बोलते हैं, इंड एस 36 में पढ़ोगे। फाइन, यू कांट डिटरमाइन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको यह कंफर्म लगता है कि रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो इंपेयरमेंट करना होगा। मैं पैरा रीड करता हूं आपके लिए। एज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट हेल्ड फॉर यूज, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द वैल्यू इन यूज।
जो इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग में रेलेवेंट होता है. Therefore, normally investment properties are not impaired. But if it is observed that the carrying amount of the asset is more than the recoverable amount because of some indications of impairment, then impairment accounting is required. Okay, next. सर अगर रेंटल मेरा बिजनेस हुआ तो रियल एस्टेट खरीदना फिर रेंट पे लगाना और यही मेरा बिजनेस है, या मेरा ये एक बिजनेस का मेरे 4-5 बिजनेस है, उसमें ये भी एक बिजनेस का डिवीजन है जहां पे हम ये काम करते हैं, तो क्या करना है? अगर ये आपका बिजनेस है देन इट इज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो सर फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वन ऑफ केस, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैंने एक्वायर किया, रेंट पे लगा दिया. लेकिन अगर वही काम ही है मेरा, बिजनेस डिवीजन अगर वो मेरा, देन इट विल बी अकाउंटेड फॉर एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन डे 16 विल बिकम रेलेवेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर्स. ट्रांसफर्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई असेट किसी दूसरे इंडेस में कवर्ड था, से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, से इन्वेंट्री था, अब हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, और कोई असेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, हम उसको इन्वेंट्री या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं. सो फ्रॉम इंडेस 2 टू इंडेस 40 डाल रहे हैं, फ्रॉम इंडेस 16 टू इंडेस 40 डाल रहे हैं, या उल्टा डाल रहे हैं, तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगा? पैरा 10 हमको कहता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ नहीं करना, कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर होगा, कोई प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा. मतलब जो इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट था दैट विल बिकम द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम टुडे. जिस दिन आप ये ट्रांसफर करोगे, जिस दिन आप अपनी इन्वेंट्री क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट की इन्वेंट्री को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेस 40 वाली बनाओगे, उस दिन इन्वेंट्री का जो कैरिंग अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट बन जाएगा. दैट्स इट. चाहे कहीं से कहीं ट्रांसफर हो, 2 से 40 हो, 16 से 40 हो, 40 से 2 हो, या 40 से 16 हो, इंडेस के नंबर बताए, ट्रांसफर्स विल हैपन एट कैरिंग अमाउंट, नो इंटरनल प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड. मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ को, आप मेरे साथ रीड करो. एनी ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्री or investment property to property plant and equipment and vice versa are recorded at their carrying amounts, no profit will be recorded. Okay, आइए 11th नंबर पैरा का डिस्कशन, वेरी छोटे छोटे स्मॉल पैराग्राफ. 11 नंबर पैरा बोलता है अगर कोई प्रॉपर्टी है मोर देन वन पर्पस के लिए हेल्ड किया हुआ है, मतलब मान लीजिए एक रियल एस्टेट है, 5 फ्लोर है, उसके अंदर मेरा है सारा, 3 फ्लोर रेंट पे देने के लिए होल्ड किया है, 2 फ्लोर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह अपने बिजनेस में यूज करूंगा. ग्राउंड फ्लोर में शोरूम है, फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर रेंटल के लिए, और रेंटल मेरा बिजनेस नहीं है. तो करना क्या है? आंसर इज, अगर ये पूरी बिल्डिंग 100 करोड़ रुपए की है तो आप पहले इसको डिवाइड कर दो कि इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है उसका कॉस्ट कितना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट कितना है, रैशनल बेसिस पे डिवाइड कर दो. उसके लिए इंस्टीट्यूट इंडेस 40 में कुछ नहीं बोलता, वो आपका कॉल है, मैनेजमेंट का जजमेंट कॉल है. अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया 35 करोड़ और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आया 65 करोड़, नो प्रॉब्लम, डिवाइड करना होगा. और करने के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इंडेस 16 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इंडेस 40 से सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना पड़ेगा. आइए मेरे साथ रीड कीजिए. इफ अ प्रॉपर्टी इज पार्टली हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस एंड पार्टली फॉर रेंटल एंड कैपिटल अप्रिसिएशन, देन द टोटल कॉस्ट 100 जो मेरा एग्जांपल में था विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स 35-65. ईच पार्ट विल बी मेजर्ड एज पर देयर रिस्पेक्टिव इंडेस. इजी एवरीथिंग, गुड. अब आइए मेरा नेक्स्ट पैरा में चलता हूं. पैराग्राफ नंबर 12 क्या चीज पे बात करता है? ये बात करता है एंसिलरी सर्विसेज पे. थोड़ा सा मेरे को स्क्रीन को आपके लायक बना लेने दीजिए. आइए, एंसिलरी सर्विसेज, इसकी स्टोरी ये है कि अगर कोई एंटिटी अपने रियल एस्टेट में एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और वो एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एंसिलरी सर्विसेज
सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है। अगर एंसिलरी सर्विसेज ही इंपॉर्टेंट है देन आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। और अगर एंसिलरी सर्विस लाइक सिक्योरिटी है, थोड़ा मोड़ा क्लीनिंग है, जैसे मान लो आप रियल एस्टेट भाड़े पे देते हो और एक सिक्योरिटी रख देते हो, तो दैट मीन्स इज फाइन, वो एंसिलरी सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है, आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कंटिन्यू करो। लेकिन होटल सर्विस जैसा बिजनेस है तो थोड़ी होटल रूम को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे, पूरे होटल को तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही बोलेंगे ना, बिकॉज एंसिलरी सर्विसेज तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है ना। If an entity also provides ancillary services to the occupant of the property and the services provided are significant, then the property should be recorded as property, plant and equipment, example hotel business. And if the ancillary services are insignificant in nature, then it's fine, it's an investment property. Next para, investment property है किसी parent के पास और उसने अपने ग्रुप मेंबर यानी सब्सिडरी को रेंट पे दे दिया। सो एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज लीज्ड आउट टू सब्सिडरी, उल्टा भी हो सकता है, मैं एक बार सीधा कर रहा हूं, होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया और सब्सिडरी उसको अपने बिजनेस में यूज कर रहा है। सब्सिडरी के लिए वो एक तो ऑफिस की तरह यूज हो रहा है, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरह यूज हो रहा है, तो क्या करना है, बहुत केयरफुली सुनना। होल्डिंग कंपनी के लिए वो भाड़ा वाला असेट है, उसके स्टैंड अलोन बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा। सब्सिडरी के लिए वो असेट हेल्ड फॉर यूज है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखना होगा तो आप ये मत बोलेगा होल्डिंग का काम चलेगा, नो, ये मत बोलिएगा। आप पता करिए वो असेट ग्रुप के लिए किस काम में आ रहा है, ग्रुप के लिए, तो आंसर इज ग्रुप के लिए, दैट इज हेल्ड फॉर यूज, ऑफिस के काम में आ रहा है तो फिर उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलना पड़ेगा। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं पढ़ता हूं, समटाइम्स एन एंटिटी ओन्स ए प्रॉपर्टी, लीजेस इट आउट टू इट्स सब्सिडरी एंड सब्सिडरी क्लासिफाइज इट एज हेल्ड फॉर यूज, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन वेदर द एसेट इज हेल्ड फॉर यूज और नॉट फॉर द इंटायर ग्रुप। इन द अबव केस, होल्डिंग की बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में पीपीई, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीपीई। Few more paragraphs left. 14 number paragraph. Asset acquired under lease and held as investment property. जब आप इंड AS 116 पढ़े या पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अगर हम लीज पे कोई असेट लेकर के आते हैं तो वो हमारे लिए ROU असेट बनता है। ये पढ़ेंगे हम इंड AS 116 में, आप पढ़ चुके होंगे। उसका मेजरमेंट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट पे, उसको मेजर करके फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह अगर हम बिजनेस में यूज करते हैं तो वैसे रखते हैं फिर बैलेंस शीट में। लेकिन यहां हम बोल रहे हैं कि हमने लीज पे एक्वायर किया और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे या मेजर माने भाड़े पे लगाएंगे या लगा चुके हैं, तो क्या करना है। पहला, एज पर इंड AS 116 उस ROU असेट का इनिशियल रिकॉग्निशन वाला वैल्यू कंप्यूट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट से। उसके बाद इंड AS 40 जो कॉस्ट मॉडल यूज करने बोलता है वो करते रहेंगे, दैट्स इट। पढ़ता हूं, द असेट विल इनिशियली बी मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, दैट इज इंड AS 116, thereafter it will be subsequently measured as per इंड AS 40. Now comes disposal. अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरी बैलेंस शीट में 60 लाख रुपीज में है और मैंने उसको बेच दिया 79 लाख में, नॉर्मल असेट, नॉर्मल सेल, जो भी प्रॉफिट है 19 लाख का, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड इट्स नेट सेल प्रोसीड्स विल बी ट्रांसफर टू P&L, नाम रहेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। थ्री फोर मोर पैराग्राफ्स लेफ्ट। छोटे छोटे कितने सारे पैराग्राफ हैं, बट सो इंटरेस्टिंग, सो इजी। सर ये सब क्या है? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, आपको याद रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें,
ए, if a property plant and equipment वाली property owned by an entity and given to somebody on operating leases. ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? इंड एस 116 में पढ़ोगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा. अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और मैंने ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो पर्पज है असेट का, आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करो. 2, इफ ए प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड अंडर लीज एंड देन गिवन ऑन फिनांस लीज. हम अक्वायर किया, आरओयू असेट बनाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फिर मैं किसी और को फिनांस लीज पे दे दिया, तो वो आरओयू असेट बुक से उड़ जाती है, और वो हट जाने के कारण फिर कोई असेट ही बुक्स में नहीं है, तो फिर इंड एस 40 एप्लीकेबल ही नहीं होता. So if a property is acquired under lease and then given on finance lease, there will be no asset in the balance sheet, so Ind AS 40 will not be applicable. Next, land acquired with undetermined purpose of holding. खरीद लिए लैंड, मालूम ही नहीं क्या करेंगे, रियल एस्टेट बना के बेचेंगे, रियल एस्टेट बना के भाड़े पे लगा देंगे, लैंड एज इट इज बेच देंगे. वी डोंट नो, फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं मालूम, मिला लैंड खरीद लिए. क्या करना है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह रिकॉर्ड करना है. If a property, real estate property, is acquired for accommodation of its employees, तो property, plant and equipment है, business use है. If a land is acquired for development or resale, inventory है. Okay. Last but one, deferred credit sale. मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, 60 लाख रुपया बैलेंस शीट में वैल्यू था, मैंने 80 लाख में बेच दिया और उसको बोला कि भाई ये पैसा 2 साल के बाद दे देना. उसने बोला 2 साल की क्रेडिट पे चाहिए, तो आपको 80 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. इंटरेस्ट पोर्शन कितना है, सेल पोर्शन कितना है. मान लो सेल पोर्शन इज 77, इंटरेस्ट पोर्शन इज 3 लाख रुपया, तो 77 लाख को सेल प्रोसीड्स मान करके 17 लाख को पीएल में भेज दो, इंटरेस्ट 3 लाख को इंटरेस्ट इनकम बोल करके अगले 2 साल में पीएल में भेज देना. ओके, मैंने बोला, देखो लिखा है यहां पे, if an entity sells an asset and allows the buyer to pay later, then interest income should be recorded separately. Now, last paragraph क्या कहता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, P&L में कैसे दिखाएंगे. पहला बात, बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. नॉन करेंट एसेट लिखते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक उसके नीचे investment property. In the balance sheet, investment property is shown below CWIP under non-current asset. In the profit and loss, हम लोगों को रेंटल इनकम होगा, प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा, डेप्रिसिएशन वगैरह होगा, उसको नेट कर लो. मान लो रेंटल इनकम 40 लाख साल का, खर्चा वगैरह सब मिला करके 10 लाख मेंटेनेंस का और 6 लाख डेप्रिसिएशन का, नेट हो गया 24 लाख. ये P&L में सिंगल लाइन आइटम दिखा दो, अदर इनकम में दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर इसका ये जो ब्रेकअप है ये नोट्स में दिखला दो. लिखता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द रेंटल इनकम अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शुड बी शोन एज ए सिंगल लाइन आइटम एंड द डिटेल शुड बी फर्निश्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ Ind AS 40. Thank you very, very much.